हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूनिट 8 का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, कुपोषण। और इस ये कुपोषण से भी कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ऑलरेडी हमने इस यूनिट के सभी जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिए हैं और ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, जिस लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, या उनको लगता है कि हम उनको क्वेश्चंस चाहिए, तो वो हमसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुपोषण। कुपोषण एक्चुअली क्या है? आप सामान्य अर्थों में बहुत सुना है आपने, कुपोषण कुपोषण। एक्चुअली कुपोषण है क्या? देखिए, जब जब मानव शरीर को छोटे जब उनको शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनको एक संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है, और जब वह गरीबी या अन्य कारणों से वह संतुलित आहार वो नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह कुपोषित हो जाते हैं, मतलब कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ी विस्तार से पढ़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत में कुपोषण को लेकर कुछ नए सिरे से चर्चा हुई है। अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर रहा था। देखिए, जितने भी सूचकांक है खासकर कुपोषण के लिए, ये भुखमरी वाला जो सूचकांक है, ये आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। आप लेटेस्ट अपडेट नेट में डालिएगा, और जो अभी का अपडेट है, मतलब जो अभी लेटेस्ट सूचकांक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको याद रखना ज़रूरी ही है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो 2019 के बारे में बताया गया है, अब वो 2000 जो अभी लेटेस्ट का 20 का शायद आया होगा, तो उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा ध्यान से प्लीज़। और रही बात हम अपडेट करेंगे, तो पहले तो हमारा ये 10 के 10 यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा प्लान है कि एक बार जितने योजनाएं हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, उन इंडेक्स को हम सूचकांक को हम एक दो तीन वीडियोस में बाद में लाएंगे। पहला उद्देश्य हमारा ये है कि हम पहले ये ख़त्म करें, इस जो पूरी 8वीं यूनिट है। अब छठवीं सातवीं में 2 बचेगी, उसके बाद ख़त्म कर देंगे तो पूरा आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, देखिए, जबकि 2016 में 103 नंबर में था भारत, मतलब कहीं ना कहीं भूखमरी, भूख से यदि किसी भी की मृत्यु होती है, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरे देश में जहाँ पर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे काम कर रहे हैं जो काम आपको तब करने चाहिए जब इस देश के सीमा में कोई भी भूख से किसी की मृत्यु ना हो। तो आज भी यदि गरीबी आप देख रहे हैं भारत देश में कितनी ज़्यादा है, जनसंख्या कारण भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो उस गरीबी के आधार पर भी हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि सभी लोगों को एक बेसिक रूप से पर्याप्त भोजन या मूलभूत आवश्यकता पूरी हो, उसके बाद ही अन्य काम हों। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, नागरिकों की उत्पादकता पर कुपोषण के नकारात्मक प्रभाव और देश में मृत्यु दर में इसके योगदान पर प्रकाश डाला गया था। हालांकि सरकार द्वारा इस संदर्भ में काफ़ी प्रयास किए गए, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, किंतु इन योजनाओं और प्रयासों के बावजूद हम देश में कुपोषण से चुनौती में पूर्णतः निपटने के में असमर्थ है। देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न है, हम आपको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा। पूरे मध्य प्रदेश में कुपोषण में सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला वह कौन सा है? इस बात को नोट कीजिए और हमें आप कमेंट्स में प्लीज़ आप बताएंगे, तो हम देखिए, हम भी तो समझें कि आप लोग कितना रिस्पॉन्स करते हैं, आप लोग कितना एक्टिव हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो चीज़ें हमने आपको बताई कि पहला तो सूचकांक कौन सा है वर्तमान में भुखमरी का, भारत का कौन सा स्थान है, और दूसरा ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे कुपोषित जिला कौन सा है। इसका भी आपको उत्तर हमें देना है, ठीक है। अब देखिए, भारत और कुपोषण, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में कुपोषण के विभिन्न संकेतक का पर भारत का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है। यूनिसेफ के द्वारा 2017 में सबसे कम वजन वाले बच्चों की संख्या वाले देशों में भारत 10वें स्थान पे था। सबसे कम वजन क्यों होगा? इसलिए होगा सबसे कम वजन क्योंकि ऑलरेडी जब बच्चा
संतुलित आहार नहीं ले पाएगा तो वो तो बनी बात है कि कहीं न कहीं उसको दिक्कत होगी, वह पूरी तरह से विकास नहीं कर पाएगा। अब इसमें दिया हुआ है बहुत सारे जगह बताई गई हैं कि इसमें कुपोषण बहुत ज़्यादा है भारत में। देश में फैले कुपोषण को लेकर उक्त आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। अपनी एक हालिया रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा था कि वर्ष 1990 से वर्ष 2018 के बीच भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए अतुलनीय कार्य किया है और इससे देश में गरीबी दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में गरीब भारत की गरीबी दर तकरीबन आधी रह गई है। यद्यपि देश में गरीबी दर में गिरावट आ रही है, किंतु कुपोषण और भूख की समस्या आज भी देश में बरकरार है। देखिए, गरीबी तो कम हो रही है, लेकिन उसका बहुत सारे कारण कम हो रही है। हम उसकी परिभाषा ही बदल देंगे तो स्वाभाविक कम दिखाई देगी। ये तो ठीक है, लेकिन आज भी बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। क्यों कुपोषित इसलिए पैदा हो रहे हैं कि यदि उनकी माँ है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी यदि पूर्णतः क्या होगा, नहीं मिलेगा, उनको आहार नहीं मिलेगा, यदि वो अच्छे से उनको खाएंगे नहीं, तो क्या होगा, जो बच्चे पैदा होंगे वो कुपोषित ही पैदा होंगे। अब देखिए, कुपोषण क्या है। कुपोषण वह अवस्था है जिसमें पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। चूँकि हम स्वस्थ रहने के लिए भोजन के जरिए ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिजों सहित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। कुपोषण तब भी होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों को सही मात्रा उपलब्ध नहीं होती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कौन कौन से? नाटापन, निर्बलता और कम वजन। ये तीनों चीज़ें आप समझें एक कुपोषण के सिम्टम्स हैं। मतलब एक प्रकार से इस कुपोषण में ये चीज़ दिखाई देती हैं यदि कोई कुपोषित है तो। भारतीय संविधान और कुपोषण बहुत अच्छा है, यदि दोनों का मैं मिक्स किया है इसमें। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 भारत सरकार को सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ एक सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने के लिए बाध्य करते हैं। किंतु भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन भोजन का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है। इस भोजन के अधिकार को लेकर ही संविधान में कुछ चर्चा की गई है, लेकिन एक्चुअली यदि प्रकार से उस प्रकार से नहीं की गई है कि इनको पूरी तरह से क्या है, भोजन का अधिकार इनको मौलिक अधिकार में हो। हाँ, एक ये सम्मानजनक उनको जीना, और बल्कि नीति निर्देशक तत्व में कहा है कि पोषाहार के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 47 में। लेकिन अभी भी भारत में भोजन के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना गया है, बल्कि बहुत सारे विश्व में या यूएन में वहाँ पर ये कहा गया है कि हाँ, भोजन का अधिकार मूल अधिकार है। तो ये भी आवश्यक है। इससे क्या होगा, उसको मूल अधिकार यदि नहीं, किसी को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो बाद में संविधान के आधार पर न्यायालय में जा सकता है। लेकिन ये बड़ी कठिन प्रक्रियाएं हैं। यदि ऐसा कुछ होता, मूल अधिकार बनता, तो यह बहुत कठिन प्रक्रिया ही है जिससे कोई जा सके। लेकिन हाँ, भारत ने बहुत सारे खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें आपने देखा होगा बहुत जगह गरीबों को 1 रुपये गेहूँ, 2 रुपये चावल, देखा है आपने। ये भी खाद्य सुरक्षा के जो वो है, मतलब नियम है या पॉलिसी है, नीति है, उसके आधार पर यह गरीबों को दिया जाता है। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं संविधान 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और उचित जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में शामिल करेंगे। मतलब देखिए, 47 में तो साफ साफ पोषाहार की चर्चा ही है। लेकिन क्या है, इसको आप सुप्रीम या न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह केवल नीति निर्देशित तत्व है। मतलब एक राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी कदम उठाएं, जिसमें से एक ये कदम 47 में है।
अनुच्छेद 47 में साफ साफ ये कहा गया है कि पोषाहार की व्यवस्था राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए करेगी। लेकिन मूल अधिकारों में ऐसा नहीं कहा गया कि उसको खाने का या भोजन का अधिकार दिया गया है। तो आप समझे कि एक प्रकार से सरकार ने बहुत कुछ व्यवस्था की, लेकिन शब्दों के आधार पर ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाए वो कि आज भी इस भारत जैसे देश में बहुत लोग भूख से मरते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस प्रकार संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में अप्रत्यक्ष जबकि राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित प्रावधानों में प्रत्यक्ष रूप से कुपोषण को खत्म करने की बात कही गई है। अब कुपोषण का प्रभाव क्या होगा? शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह आसानी से किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता है। कुपोषण बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। आंकड़े बताते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में जो रक्त की कमी या घेंघा रोग, बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी या यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण का दुष्परिणाम है। कुपोषण की सबसे जो गंभीर प्रभाव मानव उत्पादकता पर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, मानव उत्पादकता लगभग 10 से 15% तक कम हो जाती है। अंततः देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है। मतलब उत्पादकता मतलब ये है कि जितने भी संसाधन हैं, जब अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं तो वो पूरे उत्पादकता से काम करते हैं। लेकिन जब उनकी क्षमता इन्हीं सब कारणों से कम हो जाती है तो क्या होती है, वह उत्पादकता कम हो गई, जिस बताया 10 से 15% तक कम हो जाती है। कुपोषण का कारण क्या क्या है? देखिए, जो वर्तमान में जो रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या है, देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या का 25.7% हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत कर रहा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 13.7% के करीब है। जबकि गरीबी अकेले कुपोषण को जन्म नहीं देती, किंतु यह आम लोगों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करती है। कहीं आपको कुपोषण के क्यों होगा किसी को? क्योंकि जब उसको नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो वो कुपोषण का शिकार हो ही जाएंगे। अधिकांश भोजन और पोषण संबंधी संकट भोजन की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इसलिए उत्पन्न होते हैं कि लोग पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में समर्थ नहीं। देखिए, पहली बात, दो चीज़ें बहुत अच्छी है। पहली बात तो एक पर्याप्त भोजन मिले, और पर्याप्त भोजन जो मिले वो संतुलित आहार की श्रेणी में आता हो। ऐसा नहीं है कि हमें प्रोटीन मिला तो एक दिन हम प्रोटीन खा गए, अगले दिन हम कार्बोहाइड्रेट खा गए, अगले दिन कुछ और खा गए। ऐसा नहीं है। देखिए, आप समझिए कि जब तक वह संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिलेगा, मतलब पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, तो वह उसका विकास बहुत बेहतर नहीं हो सकेगा। देश में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार के संबंध में जागरूकता की कमी भी स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब बहुत लोग आज भी, देखिए, आज भी बहुत लोगों को, यहाँ तक कि गांव में और शहरों में भी पता नहीं कि उनको संतुलित आहार की श्रेणी में कौन कौन से भोजन आते हैं। उनको दिन में अपने खाने में क्या क्या उनको मिला के खाना चाहिए। जब उनको पता ही नहीं होगा, मान लीजिए जब लोगों के पास है, और लोगों के पास है और होने के बाद भी यदि वो नहीं खा पा रहे हैं तो क्या है? यह तो एक कमी है ना, कि जागरूकता की कमी है। भाई, पता ही नहीं उनको खाना क्या है। आंकड़ों के अनुसार 1.3 बिलियन लोगों के लिए देश में सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं। इसके हिसाब से भारत में प्रत्येक 13,000 नागरिकों पर मात्र एक डॉक्टर मौजूद है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संदर्भ में क्या कहा है, 1,000 लोगों में एक डॉक्टर की सिफारिश की है। मतलब कम से कम ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा है नहीं है, क्योंकि कमी तो है संसाधनों की। अब देखिए, सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं, जो हमने अभी बताए थे ना आपको। क्या प्रयास किए गए हैं उसके विषय में हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 यह बनाई गई। इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रीय पोषण नीति को सरकार द्वारा वर्ष 1993 में अंगीकार किया गया था। इसके अनुसार कुपोषण मिटाने और उसके लिए इष्टतम पोषण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहु सेक्टर संबंधी योजना की वकालत की गई थी। यह योजना देश भर में
पोषण के स्तर की निगरानी करने तथा अच्छे पोषण की आवश्यकता व कुपोषण रोकने की जरूरत के संबंध में सरकारी मशीनरी को सुग्राही बताने पर जोर देती है। मतलब एक प्रकार से सरकारी मशीनरी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है मिड डे मील कार्यक्रम। ये तो आपने सुना ही होगा मध्याह्न भोजन के बारे में। जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं वो प्राइमरी और उनमें क्या होता है, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है जिससे बच्चे जाएं और अधिकतम उपस्थिति वहाँ पर हो, और यदि वो खाएं तो एक एक जो सरकार के द्वारा निर्धारित एक मेनू होता है जिससे वो खाएंगे, और वह उनको पोषण पर्याप्त मिलेगा जिससे उनका शारीरिक व मानसिक वृद्धि बहुत अच्छे से हो सकेगी। इसकी शुरुआत 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। बाद में 2004 में बहुत व्यापक परिवर्तन किया गया और मीनू के आधार पर पका हुआ भोजन, गर्म भोजन देने की व्यवस्था की गई। इसके तहत 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक के लिए न्यूनतम 700 ग्राम कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान किया गया। देखिए इस बात को नोट कीजिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्याह्न भोजन में कम से कम कितनी कैलोरी देने का प्रावधान है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर में या उच्चतर प्राथमिक वाले में इतना देना चाहिए। इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से करिएगा। फिर भारतीय पोषण कृषि कोष, ये क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय ढांचा विकसित करना है, जिसके तहत बेहतर पोषक उत्पादों हेतु 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। मतलब बहुत सारी फसलें ऐसी बनाई जाएंगी जो बहुत कम क्षेत्रफल में अधिकतम उत्पादन हो, तो उससे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी। और ऐसे खाद्यान्न जिसमें पानी का उपयोग कम करना पड़ता हो या उसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों का भी विकास इसमें किया जाएगा। पोषण अभियान ये क्या है? 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में कुपोषण की समस्या को संबोधित करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो परिणाम है उनमें क्या होगा, देश भर के छोटे बच्चों, खासकर किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को चरणबद्ध तरीके से कम करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अभियान के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों को शामिल किया गया है। देखिए इसमें पोषण अभियान 2017 में ही है। इसमें क्या हुआ है, जो बच्चियां और क्या है महिलाओं, किशोरी, इनको महिलाओं उनको भी शामिल किया गया है। और देखिए जितनी भी योजना है इनके बाद में हम एक स्पेशल वीडियो ही लेके आएंगे जो विशेष योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम, चाहे केंद्र के होंगे या मध्य प्रदेश के होंगे, इन सबको अधिकतम हम एक वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे और इंडेक्स भी हम लाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा आपको एक वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। इससे पता है कोई ना कोई 2-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग को अब अपने एक स्तर से भी एक अपडेट कर लेना चाहिए स्वयं को। 2020 ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कई पोषण आधारित योजनाओं के तहत किया गया वह उनके अधीन आवंटित की गई राशि की तुलना में काफ़ी कम है। किसी भी योजना के लिए आवंटित वित्त साधनों के अल्प उपयोग से आगामी वर्षों के लिए होने वाला आवंटन भी प्रभावित होता है, जिससे बजट को बढ़ाने और पोषण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना भी सीमित हो जाती है। कई विशेषज्ञ जो हैं वो कृषि को कुपोषण से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का अच्छा तरीका मानते हैं, किंतु देश की पोषण आधारित अधिकांश योजनाओं में इस और ध्यान भी नहीं दिया इस ओर क्या है ध्यान भी नहीं दिया जाता। पोषण आधारित योजनाओं और कृषि के मध्य संबंध स्थापित करना आवश्यक है। देखिए क्योंकि क्या होगा, जब कृषि ही ऐसी होगी जिसमें ऐसे वो अन्न का उत्पादन किया जाएगा जो पोषण प्राप्त करने के लिए अच्छा होगा, अधिकतम पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकतम खाद्यान्न उत्पन्न हो सके, ऐसी किस्मों की ईजाद की जाएगी। तो ये सब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
आंकड़े दर्शाते हैं कि पोषण अभियान जो कि कुपोषण को संबोधित करने की एक बड़ी पहल है के लिए आवंटित कुल राशि का 72% हिस्सा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर खर्च किया जा रहा है, जिसके कारण अभियान के मूल उद्देश्य पीछे छूट रहे हैं। देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका आज यूनिट 8। इसमें हमने महत्वपूर्ण योजनाएं भी शामिल की हैं, सब कुछ है। लेकिन हम इस जैसे ही 10 यूनिट होंगी, सभी योजनाएं महिलाओं की, बच्चों की, यहाँ तक कि वृद्धों की योजनाएं जितने भी या आवास की योजना, ये बड़े बड़े जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक वीडियो में लाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक उद्देश्य है कि यह 10 की 10 यूनिट इस महीने के लास्ट तक ख़त्म हो जाएं। तो थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि यह 8 यूनिट जैसे ख़त्म होगी, कल से हम एक दूसरी यूनिट शुरू करेंगे, या तो 6वीं यूनिट शुरू करेंगे या 7th शुरू करेंगे। बस इन 2 यूनिट बची हुई हैं, इसी को करेंगे और इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी बनाए रखिए। अब एग्ज़ाम का जब तक हम लोग फाइनल नहीं मानेंगे, जब तक आयोग का ये नोटिस नहीं आता। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, और जैसा भी हो, कोई भी हो बात, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर से। ओके, थैंक यू।